हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं नितिका आपके सामने हाजिर हो गई हूँ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस वीडियो लेकर। सो लेट्स स्टार्ट। सो आज जो हमारा टॉपिक है ये मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स या फिर और भी डिफरेंट काइंड ऑफ स्टूडेंट, कॉमर्स फील्ड के स्टूडेंट्स, उन सब में मौजूद होने वाला टॉपिक है विच इज़ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। फॉर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, लाइब्रेरी मैनेजमेंट के अंदर ही ये टॉपिक भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी बार पूछा जाता है क्योंकि मैनेजमेंट इज द पार्ट ऑफ ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो नॉन प्रॉफिट हो, चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई भी बिजनेस हो। विदाउट मैनेजमेंट आजकल उनको चलाना या उनको प्रॉपरली हैंडल आउट करना, कंट्रोल करना इज नॉट पॉसिबल, जिसके लिए आपको इसके अंदर प्रॉपर मैनेजमेंट का होना बहुत ज़रूरी होता है, जिसके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ मैनेजमेंट के एस्पेक्टिव्स, डिफरेंट टाइप ऑफ मैनेजमेंट स्टैब्लिश करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो जैसे कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि क्यों हमने पढ़ा। आज जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज़ एमबीओ। एमबीओ बहुत ही फेमस टर्म है। अगर प्रीवियस ईयर पेपर देखे जाएं तो इसमें काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन, चाहे वो इसके प्रोसेस के ऊपर हो, चाहे डेवलपर के ऊपर हो, चाहे इसके ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर हो। तो हमें वो क्वेश्चन देखने को मिला है बार बार। तो इससे रिलेटेड ये टॉपिक को आपको कंप्लीट करवाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए मैं आज इस वीडियो को लेकर आई हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। एमबीओ विच इज़ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ठीक है, काफ़ी बार पूछा गया है बच्चों से कि इसका एक्रोनियम क्या है, फुल एक्रोनियम क्या है, या और भी कुछ चीज़ इसके अंदर पूछी जा सकती है। तो बात करें अगर एमबीओ की, दैट इज रिलेटेड टू मैनेजमेंट। ठीक है, आपकी मैनेजमेंट वाली जो यूनिट है विच इज़ योर यूनिट 6, उसमें आपको ये टॉपिक मिलेगा एमबीओ, जो कि पर्टिकुलर एक टाइप की मैनेजमेंट को डिफाइन करता है। तो अगर हम बात करें इसके अंदर रिलेटेड मैनेजमेंट के अंदर एमबीओ की, यानी कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। एम फॉर मैनेजमेंट, बी फॉर बाय, ओ फॉर ऑब्जेक्टिव। दूसरी तरीके से इसको मैनेजमेंट बाय प्लानिंग भी कहा जाता है, पर मेन एक्रोनियम इसकी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव ही है। ठीक है, इन केस कभी आपको इस नेम से डिनोट करके पूछा जा रहा है ये कि ये क्या है, तो वो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव या मैनेजमेंट बाय प्लानिंग भी आप कह सकते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या है, आपको इसके इस जो ये कथन हमने बोला है एमबीओ, यानी कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, इसको देख के क्या समझ आता है। सबसे पहले अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर टॉपिक की, यानी कि मैनेजमेंट जो कि उद्देश्यों के द्वारा किया जा रहा है, ऑब्जेक्टिव्स के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आफ्टर फ्यूचर के लिए आप लोग गोल या एम अपना बना के चलते हो कि मुझे आफ्टर 12th ये करना है, या मुझे इस फील्ड में जाना है। किसी को होता है कि डॉक्टर फील्ड में जाना है, किसी को इंजीनियर, किसी को लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में जाना है, किसी को कॉमर्स में अकाउंटेंट फील्ड में जाना है, किसी को सीए करना है। दैट इज योर एम और गोल। ठीक है, यहाँ पर भी हम मैनेजमेंट क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली जस्टिफाई करके मैनेजमेंट उसको हम करके दे रहे हैं। यानी कुछ भी अगर मैनेजमेंट के अंदर प्रोग्राम हो रहा है, फंक्शन हो रहा है, वो किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, उसके ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य, उद्देश्य के अकॉर्डिंग हो रहा है। अगर उसका कोई उद्देश्य नहीं है तो वहाँ पे एमबीओ स्टैब्लिश नहीं होगा, यानी कि आपने सेटिंग कर दी है बहुत सारे उद्देश्यों की या ऑब्जेक्टिव्स की, उसके अकॉर्डिंगली आपने मैनेजमेंट को डिज़ाइन किया और इम्प्लीमेंट कर दिया, ताकि वो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो सके। उनको कंप्लीट करने के लिए आपने क्या-क्या चीज़ें उसके अंदर करी, डिफरेंट स्टाफ्स उसके अंदर आपने ऑर्गेनाइज़ किया, या और भी बहुत सारी चीज़ें करी। यानी ऑब्जेक्टिव को जस्टिफाई करने के लिए, उनको रिज़ल्ट तक पहुँचाने के लिए जो हम फ़ील्ड लेके चलते हैं, वो आपका मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव होता है। ये तो था इसका एक तरह से कि आप इस कथन से क्या समझते हैं या एमबीओ क्या है, इसको और डिटेल में जानते हैं। सो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। यस, सो नाउ आवर टॉपिक इज एमबीओ कौन से ईयर में आया, कौन उसको लेकर आया, कहाँ से वो एसोसिएट किया गया। ठीक है, तो अगर हम बात करें
1954 की। 1954 में एमबीओ लाए गए, जो कि पीटर ड्रकर लेकर आए थे, ठीक है, पीटर ड्रकर। पीटर ड्रकर की अपनी जो बुक थी, द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट जो इनकी बुक थी, उसके अंदर इन्होंने एमबीओ को स्टैब्लिश किया और एमबीओ को पब्लिश किया, जो कि हम अभी तक भी पढ़ते हैं इन 1954। 1954 में पीटर ड्रकर इस टर्म को लेकर आए थे। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि इसी के एक पार्ट और है बजटिंग का। अगर आप ध्यान दें लाइब्रेरी मैनेजमेंट के ही अंदर, बजट के अंदर जो जीरो बेस बजटिंग है वो पीटर फायर लेके आए थे, ठीक है। पीटर फायर जो थे वो जीरो बेस बजटिंग लेकर आने वाले हैं या लेकर आए थे, ठीक है। पीटर ड्रकर एमबीओ लेकर आए थे। तो बच्चों को सेम फॉर नेम होने की वजह से कंफ्यूजन हो जाती है कि दैट इज एसोसिएटेड, जो भी इनकी टर्म है एमबीओ, वो पीटर ड्रकर ने दी या फिर पीटर फायर ने दी। तो वहां पर आपका मैं जो क्लियर कर देती हूँ कि ये जो टर्म है एमबीओ दैट इज गिवन बाय पीटर ड्रकर, और जो दूसरी टर्म है दैट इज योर जीरो बेस बजटिंग जो हमने अभी पढ़ी, दैट इज गिवन बाय पीटर फायर, ठीक है। तो इन केस आपको कोई इसके अंदर गलतफहमी नहीं होगी। 1954 में एमबीओ लेकर आए थे पीटर ड्रकर, जो कि अपनी बुक प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट में इन्होंने पब्लिश किया था, जिसके द्वारा ये जो कथन है, ये जो मैनेजमेंट है, हम तक पहुंच पाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी के अंदर। इसके अंदर दो और नाम आ रहे हैं, जो बेसिकली देखिए एमबीओ जो प्रोवाइड किया गया था, वो जो है दैट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन, एक सेकेंड, दैट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स, ठीक है। इस अगर स्टडी को हम दूसरा नाम भी देना चाहें तो वो यही नाम होगा कि ये भी एक तरह का रिलेशन डेवलप करता है या प्रोवाइड करता है सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स के बीच में, तो भी उसको एमबीओ का ही एक तरह का मैनेजमेंट कहा जाएगा। इसी का मतलब एक तरह से दूसरा नाम। तो वही चीज एमबीओ की जो रिलेटेड थी पीटर ड्रकर की वजह से, तो वो काफी फेमस हुआ। उसी से सिमिलर जो स्टडी थी वो जॉर्ज ऑड्रिन भी लेकर आए थे, यूएसए से थे वो, और जॉन हम्बल भी लेकर आए थे जिनका यूके में था। उनकी भी सिमिलर ही स्टडी थी जिसमें रिलेशनशिप बिटवीन प्रोवाइड किया गया था सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स के बीच, जो कि एक हिस्सा है एमबीओ का ऑल्सो। तो ये भी अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन से और अनदर नेम है जो कि एमबीओ के साथ एसोसिएटेड है, पीटर ड्रकर तो है ही, बाकी कौन है, तो इन दोनों के भी नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। कोई भी चार डालकर उसमें से आपको दो बताने के लिए कहा जा सकता है, तो ये दोनों वो नाम होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नीड ऑफ एन एमबीओ, ठीक है, यानी कि आपको एमबीओ क्यों चाहिए, क्यों हमें मैनेजमेंट के अंदर एमबीओ की ज़रूरत पड़ती है, या हमें चाहिए होता है कि हमें एमबीओ सेट करना है। हम डिफरेंट टाइप ऑफ मैनेजमेंट या अपनी नॉर्मल मैनेजमेंट से भी काम चला सकते हैं। वाई एमबीओ, एमबीओ ही क्यों हमें चाहिए, या फिर क्यों हमें एमबीओ सेट करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो अगर हम इसकी नीड्स की बात करें तो इसकी नीड्स के अंदर जो आ रहा है, नीड ऑफ एमबीओ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, इस मैनेजमेंट का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं मैनेजमेंट फील्ड के अंदर। पहला पॉइंट आ रहा है फोकस ऑन इम्प्रूवमेंट एंड आउटपुट। ये एक पर्टिकुलर ऐसा मैनेजमेंट है जहां पर आपको रिजल्टेड या फिर आउटपुट देखने को मिलता है। जितना आप उसके अंदर इम्प्रूव कर रहे हो, जितना ऑब्जेक्टिव की तरफ ध्यान दे रहे हो, उतना ही रिजल्ट इसमें निकल के आपको सर्टिफाइड रिजल्ट्स कि इतना आपको मिलेगा ही मिलेगा, वो रिजल्ट आपको निकल के इसके अंदर मिल रहा है। दूसरी चीज, बेनिफिशियल फॉर सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट्स, दोनों ही ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं। पर्टिकुलर ड्यूटीज, रिपोर्टिंग किसको करना है, सब कुछ मेंशन है ऑलरेडी। तो ये जो पर्टिकुलर मैनेजमेंट है, ये दोनों के लिए ही बहुत
एक तरह से बेनिफिशियल है, इवन ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी है, सो दैट दोनों ही और ऑर्गेनाइजेशन भी इससे प्रॉफिट या फिर जो भी इसके ऑब्जेक्टिव्स थे या जो भी रिजल्ट वो लेके चल रहे थे वो इजीली मिल जाता है, क्योंकि दोनों के लिए बेनिफिशियल है, तो दोनों अच्छे से काम करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर वर्क करते हैं और उससे आउटपुट मिल जाता है ऑर्गेनाइजेशन को। देन आता है आपका पार्टिसिपेटरी, एक ऐसा मैनेजमेंट जहाँ पे पार्टिसिपेटरी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ रखा जाता है, बिकॉज यहाँ पर क्या होता है, मिलजुल के आपको सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स के अंदर ही काम करना है। अगर हम बात करें लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की, तो आप सबको पता है 7 सेक्शंस उसके अंदर होते हैं। काइंड वन इज योर एक्विजिशन सेक्शन, देन टेक्निकल सेक्शन, देन आपका सर्कुलेशन सेक्शन, रेफरेंस सेक्शन, पीरियोडिकल सेक्शन, बाइंडिंग सेक्शन, मेंटेनेंस वर्क, मेंटेनेंस का जो सेक्शन होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव। सबका अपना डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, डिफरेंट वर्क होते हैं, डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। जो एक्विजिशन में ज़्यादातर आपने देखने को मिलेगा कि ऑर्डर प्रोसेसिंग, ये काइंड ऑफ रिलेटिव वर्क या फिर काम किया जाता है। टेक्निकल में क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग, इंडेक्सिंग, एब्स्ट्रैक्टिंग, बिब्लियोग्राफीज रिलेटेड वर्क किया जाता है। तो सबका काम अलग अलग है, हर सेक्शन की ड्यूटीज एंड फंक्शंस आर डिफरेंट। बट एमबीओ में क्या हो रहा है, सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स आपके द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स यानी कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव जो कि इसके अंदर आ रहे हैं, तो वो आपको बना दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 5 6 ऑब्जेक्टिव्स आपने डिसाइड कर दिए कि एमबीओ हम प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके अंदर ये 5 ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर हमें वर्क करना है। यानी ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट का, चाहे अगर आप लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर भी लो तो भी, चाहे एक्विजिशन का वर्क डिपार्टमेंट के करने वाले स्टाफ हो, टेक्निकल के हो, सर्कुलेशन के हो, उनको उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स के अंदर काम करना होगा, रादर देन कि वो अपना काम हटा देंगे। अब अपने फंक्शंस वो नहीं करेंगे, जो ऑब्जेक्टिव्स एमबीओ के लिए सर्टिफाइड किए गए हैं सिर्फ उसी ऑब्जेक्टिव में काम होगा, वो भी पार्टिसिपेटरी तरीके से, यानी कि सब एकजुट होकर कुछ ही ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर जो कि उसमें सेट किए गए हैं उन्हीं के ऊपर कार्य करेंगे। तो दैट इज एन एमबीओ। इससे हमें एक पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट मिलता है जिसकी वजह से काम जल्दी हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे कि आप एक इंसान एक काम करने में लग रहा है, वही उस काम को करने में 5 इंसान लग रहे हैं, तो ज़्यादा टाइम किस में लगेगा, एक इंसान को ही ज़्यादा टाइम लगेगा। 5 इंसान में क्या हुआ, कार्य बट गया और ऑब्जेक्टिव सिमिलर वन था जो कि वो काम करना है, ठीक है। वही काम 5 लोगों के ऑब्जेक्टिव में बट गया और काम जल्दी से हो गया, ठीक है। उसके बाद 5 लोगों का अपनी सूझ-बूझ भी वहाँ पर लगेगी, जिससे वो काम और भी बेहतर तरीके से हो सकता है। कहाँ वो काम सिर्फ़ एक ही इंसान कर रहा था, तो वहाँ पे सिर्फ़ एक सोच, एक इंसान की मेहनत लग रही थी। वही चीज़ 5 लोग कर रहे हैं, 5 लोगों की सोच, 5 लोगों का दिमाग, 5 लोगों की मेहनत लग रही है। तो वो काम बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाएगा जो 1 पर्सन कर रहा था और जो 5 पर्सन्स कर रहे थे। सिमिलरली इन एमबीए, एमबीओ में भी यही होता है। एंड फोर्थ वन इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ की रिजल्ट्स एरिया। इससे हमें पता चल जाता है कि किस एरिया से आपका रिजल्ट मिलेगा, कहाँ से आपका आउटपुट जनरेट होगा। उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए भी एमबीओ का रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए उसकी नीड ज़्यादा होती है मैनेजमेंट के अंदर। आउटपुट एरियाज़ कौन-कौन से हैं, उनको आइडेंटिफ़ाई करना और वहाँ से आउटपुट निकालना, ये सारी चीज़ें एमबीओ के पार्ट में आती है। इसीलिए एमबीओ की नीड आजकल ईच एंड एवरी मैनेजमेंट के अंदर बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। ऐसा नहीं है, इट्स अ कंटिन्यूअस नहीं है कि ये कोई पर्टिकुलर बहुत टाइम से चलेगी, जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, वो कंटिन्यूअसली रहती ही है आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एमबीओ क्या है, सीजनल टाइप होती है। आपने कुछ ऑब्जेक्टिव सेट करे, जैसे ही वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो गए, ठीक है, वो वहीं पे ही खत्म हो जाती है। आजकल आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए लेके चलते हो, बिकॉज वहां से आपको ज्यादा रिजल्ट्स मिल रहा है, ज्यादा आउटपुट मिल रहे हैं, काम अच्छे से हो रहा है, ईच एंड एवरी टीम वर्क के जो भी ऑब्जेक्टिव सेट है सब उसके ऊपर काम कर रहे हैं और वो अच्छे से परफॉर्म भी हो रहे हैं। तो इसलिए आजकल उसको मैनेजमेंट में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। आगे बढ़ते हैं।
इसी के अंदर प्रोसेस बाय मैनेजमेंट। ठीक है, एक सेकेंड। प्रोसेस से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, एलिमेंट्स ऑफ एमबीओ। एमबीओ के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स मौजूद होते हैं जो कि उसके लिए काम करते हैं या फिर उनके होने से एमबीओ का काम अच्छे से हो जाता है। तो ये चीज़ आपके एलिमेंट्स ऑफ एमबीओ के अंदर बहुत मैंडेटरी होती है, जिसके अंदर हम इसके अंदर वो सारी चीज़ें करते हैं। ठीक है, तो बात करें अगर हम एलिमेंट्स ऑफ एमबीओ की, तो सबसे पहली चीज़ आ जाएंगी इसमें वैल्यूज़। ठीक है, क्या क्या वैल्यूज़, क्या क्या आइडियाज़ इसके अंदर लेकर आ रहे हैं, जो भी इसके ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आप डालोगे या फिर जो भी मैनेजमेंट के अंदर स्टाफ वर्क कर रहा है उनके वैल्यूज़ एंड आइडियाज़ होना इसमें बहुत ज़रूरी है। टारगेट, टारगेट या उसको आप एम कह लो या उसको आप अपने ऑब्जेक्टिव्स कह लो, दैट इज़ मैंडेटरी इन एमबीओ। एमबीओ के अंदर ये चीज़ होना दैट इज़ वेरी वेरी यूजफुल। परफॉर्मेंस अप्रेजल या रिव्यू, टाइम टू टाइम जो भी प्रॉपर वर्क हो रहा है उसका रिव्यू करना, उसको अप्रेज करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इन केस एमबीए में तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, बिहेवियर अप्रेजल, बिहेवियर रिसर्च करना, बिहेवियर रिव्यूज देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपका जो मैनेजमेंट है वो स्मूथली रन करे। उसके लिए प्रॉपर आपका जो भी ह्यूमन रिसोर्स है या कोई भी उसके अंदर एक्सेस हो रहे हैं इंफॉर्मेशन, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, यह देखना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके लिए आपका बिहेवियर अप्रेजल करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं। फिफ्थ की अगर हम बात करें दैट इज जॉब रिलेटेड एस्पेक्ट्स। जो भी आप वहाँ पे ड्यूटीज असाइन कर रहे हो, जॉब्स असाइन कर रहे हो, उसमें क्या क्या चीज़ आएंगी, क्या क्या वर्किंग आएगी, ये भी इसके अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन एस्पेक्ट्स को, इन एलिमेंट्स को रखना भी एमबीओ के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इसके अलावा ट्रेंड एम्प्लॉयज़ कह लो, स्टाफ कह लो, ये इसी के अंदर आता है कि ये एलिमेंट्स अगर एमबीओ के अंदर आप शामिल नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वो अपने ऑब्जेक्टिव्स अच्छे से अचीव नहीं कर पाएगा। तो इन एलिमेंट्स का एमबीओ के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। जो इसके बाद हम फिर प्रोसेस पढ़ेंगे उनके अंदर भी हम जो चीज़ें हैं, जो स्टेप हैं, विदाउट इनके एलिमेंट्स के हम वो नहीं कर सकते। अटेम्प्ट ही नहीं कर सकता कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एमबीओ को अगर उसके एलिमेंट्स में ये सब चीज़ें नहीं होंगी, जो जो हमने पढ़ी, वैल्यूज़ एंड आइडियाज़, ताकि आप उसको किस तरीके से और बेहतर बना सकते हैं। टारगेट एंड एम या फिर ऑब्जेक्टिव्स विच इज़ मैंडेटरी, परफॉर्मेंस रिव्यू अप्रेजल, बिहेवियर अप्रेजल या बिहेवियर रिव्यू, स्टाफ्स का, ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स का, जॉब रिलेटेड एस्पेक्ट्स, क्या क्या ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस उनको निभाने हैं, या फिर ट्रेंड एम्प्लॉय स्टाफ। ठीक है, आपका स्टाफ कितना ट्रेंड है, जो भी आपके ऑब्जेक्टिव है उनको कंप्लीट करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें इसी के अंदर मेंशन की जाती है या फिर एक्सेस की जाती है एज अ एलिमेंट। ठीक है, बात करते हैं इसके प्रोसेस की। सो प्रोसेस काफ़ी इजी है, जो चीज़ हम पढ़ चुके हैं वही चीज़ को बस हमें अपने प्रोसेस में ढालना है। ठीक है, ज़्यादा कुछ ऐसा एक्सेस नहीं करना। प्रोसेस ऑफ एमबीओ यानी कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या होता है, किस तरीके से आप उसको स्थापित करोगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो इसके अंदर सबसे पहला जो आपको चीज़ आ रही है दैट इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव। नाम में ही आ रहा है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, यानी इसके बिना मैनेजमेंट कैसे शुरू होगा। तो सबसे पहले आपको अपने ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव्स मैनेजमेंट के लिए, उसको स्टैब्लिश करने के लिए, उसको जो भी ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट करवाने हैं, जिसके लिए वो एमबीओ को स्थापित कर रहा है, वो सारे ऑब्जेक्टिव्स इसमें मेंशन किए जाएंगे।
ठीक है, या तो प्रॉफिट रेशियो हो सकती है उसके अंदर, प्रॉपर कोई एक वर्क हो सकता है, फंक्शन एरियाज हो सकते हैं, आउटपुट बेस्ड हो सकता है। तो दैट डिपेंड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन कि वो किस टाइप के ऑब्जेक्टिव्स को सेट करती है। ठीक है, आफ्टर सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, दैट इज द मेन थिंग। जैसे होता है ना कि कुछ चीजें हम सामने अपने बोर्ड पे लगा लेते हैं, या फिर कहीं भी ऐसे आसपास लगा देते हैं निगाहों के आसपास कि हमें वो दिखती रहे, और हम उससे रिलेटेड जो हमें वो काम करना है हमारे ध्यान में रहे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, जब हम स्कूल्स में थे तो हम डेट शीट जैसे आती थी तो हमें प्रिंट आउट उसका मिलता था डेट शीट्स का, तो हम जाकर फ्रिज पे या अलमीराज पे उसको पेस्ट कर देते थे, सो दैट हमें ध्यान में रहे कि अच्छा इस दिन ये पेपर है, हमें इसकी प्रिपरेशन करनी है, फिर कौन से हॉलीडेज हैं, फिर कौन सा प्रिपरेशन करनी है, इन चीज के ध्यान के लिए। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स भी इसी तरह जस्टिफाई किए जाते हैं ताकि आपको ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के ही कोई भी काम करना है। अगर आप एमबीओ के अंदर काम कर रहे हैं, आपका मेन एम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आपको इसको फुलफिल करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एक्शन प्लानिंग, यानी कि अब हमारा स्टार्ट होता है ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए आपको क्या एक्शन करना है, किस तरीके से उसको फुलफिल करेंगे। एक पाथ तो होना ही चाहिए ना कि कैसे आप उस तक उस राह तक पहुंचोगे, या उस ऑब्जेक्टिव को क्लियर कर पाओगे, या उसको ग्रैब कर पाओगे। ठीक है, तो एक्शन प्लानिंग के अंदर हमारा सबसे पहला होता है चूजिंग स्ट्रैटेजीज। देखिए, एक काम करने के दो तरीके होते हैं, एक तरीका होता है सीधा बट बहुत हर्डल्स के साथ, एक तरीका होता है बहुत ही लंबा प्रोसेस के साथ। ठीक है, तो आपको प्लान ए प्लान बी यानी कि क्या क्या स्ट्रैटेजीज आप उसमें लगा सकते हो सो दैट आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सको। तो वो इसके अंदर आप पहले चूज करोगे कि कौन सी स्ट्रैटेजी बेटर है, क्योंकि मैनेजमेंट में आपको ध्यान देने चीज होता है कि टाइम के अकॉर्डिंगली रखना है, इकोनॉमिकल होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ठीक है, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव होना चाहिए। तभी आप कोई भी एक्शन को चूज करते हो, कोई भी स्ट्रैटेजीज को चूज करते हो। पता चले आपने एक स्ट्रैटेजी चूज करी जिससे काम बहुत अच्छे से होगा, ऑब्जेक्टिव भी मिल जाएंगे, बट वो बजट फ्रेंडली नहीं है, तो फिर आप उसको नहीं एक्सेस करोगे, क्योंकि आपको मैनेजमेंट के पर्टिकुलर जो भी उसके अचीवमेंट के या फिर मैनेजमेंट के गोल्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही स्ट्रैटेजी चूज करनी है। चाहे आपको थोड़ा सा समय और एक्स्ट्रा हो पर बजट भी फ्रेंडली हो, तो वो चीज मिलाकर आप एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी जो कि हर तरीके से सही होगी वो चूज कर लेंगे। ठीक है, आफ्टर दैट असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जैसे आपने स्ट्रैटेजी को चूज कर लिया, तो अब आप उस स्ट्रैटेजी को करने के लिए असाइन कर दोगे रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्टिकुलर पर्सन्स को, पर्टिकुलर सबॉर्डिनेट्स या सुपीरियर्स। काम उनकी तरह बांट दिया जाएगा, यानी कि उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी जाएगी कि उनको किस तरीके से काम करना है। ठीक है, असाइन कर देना उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब आपका एक्शन प्लानिंग के ही अंदर आ रहा है। चूजिंग स्ट्रैटेजीज, असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी सबको सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी दे दी गई है। देन रिसोर्सेज प्लानिंग, अब आपने ह्यूमन प्लानिंग तो कर दी, ह्यूमन रिसोर्स की कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी, रिसोर्सेज की भी तो प्लानिंग करनी है ना, जिसको यूज करके आप एमबीओ का जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव कर रहे हो। वो रिसोर्स की प्लानिंग होना भी बहुत ज़रूरी है। जितना आपके पास एक्सेस में रिसोर्स है उसके अकॉर्डिंगली ही आप उसको प्लान करोगे, और ह्यूमन रिसोर्सेज को या फिर अनदर जो भी टर्म्स है उसमें बांट दोगे। देन सेटिंग एक्टिविटीज, जो भी कार्य होगा फिर उसके अकॉर्डिंगली वो सेट कर देनी एक्टिविटी की, पहले ये काम होगा, फिर ये काम होगा, फिर ये काम होगा। ठीक है, इसी के अंदर आपका जो फोर्थ आता है, फोर्थ नहीं, बेसिकली दिस इज योर थर्ड टॉपिक। ठीक है, इसको कट कर दीजिएगा यहाँ पर, दैट इज योर थर्ड टॉपिक। सेकंड में जब हमने एक्शन प्लानिंग कर ली है कि हमें क्या कार्य करना है, किस तरीके से करना है, क्या क्या चीज़ें देख के करना है, वो हमने डिसाइड कर लिया। उसके बाद जब कार्य शुरू होने लग गया, परफॉर्मेंस रिव्यू करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, या इस प्रोसेस का सबसे मेन पार्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक जगह से बांध दिया गया है आपको ऑब्जेक्टिव्स के अंडर, बट वही ऑब्जेक्टिव्स आपके कंप्लीट नहीं हो पा रहे, वो और आपको लग रहा है कि हाँ वो कंप्लीट हो रहे हैं, काम अच्छे से चल रहा है, बट काम हो ही नहीं रहा है क्योंकि आपने परफॉर्मेंस रिव्यू ही नहीं किया। तो वो चीज़ करना बहुत ज़रूरी है, परफॉर्मेंस मेजर्स देखना, किस तरीके से आप माप रहे हो आपके एम्प्लॉयज़ या ह्यूमन रिसोर्स का मेजर उनकी परफॉर्मेंस को, उनका एक्सेस करना बहुत ज़रूरी है। सुपीरियर्स को
ध्यान देना कि सबऑर्डिनेट्स किस तरीके से काम कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव में कितना कितना बढ़ता जा रहा है, कितने टाइम तक आप उसको अचीव कर लोगे, इन सबको परफॉर्मेंस रिव्यू के अंदर रखा जाता है। रिव्यू करना उन सब चीज़ों का टाइम टू टाइम, चाहे आप वीक के अंदर कर रहे हो, डे के अंदर कर रहे हो, रिपोर्ट्स के अंदर इन्वॉल्व कर रहे हो उसको, सबसे रिपोर्ट मांगते हो और आफ्टर दैट आप चेक कर रहे हो कि हाँ वो जो रिपोर्ट में लिख के गए हैं कि ये काम हो गया है, वो हुआ या नहीं हुआ, ये यहाँ पर देखना बहुत ज़रूरी है। फ्यूचर प्लान एंड एक्शन, समटाइम्स बीच में कुछ इश्यूज भी आ जाते हैं, ठीक है, रिसोर्स अलोकेशन भी बहुत ज़रूरी होता है, फ्यूचर प्लान भी बहुत ज़रूरी होते हैं। परफॉर्मेंस रिव्यू की वजह से आपको फ्यूचर प्लान या क्या एक्शन लेना है उस चीज़ के ऊपर पर्टिकुलर, वो पता चल जाता है। अगर हम उसका रिव्यू ही नहीं करेंगे तो फ्यूचर प्लान भी नहीं क्रिएट हो पाएगा। तो ये सब चीज़ें एमबीओ के अंदर प्रोसीजर के अंदर रखा गया है, जिसके अंदर ये 3 आपके मेन ऑब्जेक्टिव्स आते हैं कि आपके मेन स्टेप्स आते हैं। फर्स्ट, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव को सेटिंग करना अकॉर्डिंग कि आप किस तरीके का अचीवमेंट चाहते हो, किस ऑब्जेक्टिव के ऊपर काम करके एमबीओ को स्टैब्लिश कर रहे हो। दूसरी चीज़ एक्शन प्लानिंग, जिसके अंदर आपने स्ट्रैटेजीज चूज़ करी। दूसरा आपने चूज़ किया कि किस-किस को असाइन करी जानी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और तीसरी चीज़ रिसोर्स की प्लानिंग, ठीक है? इसके बाद थर्ड चीज़ आ रही है इसके अंदर परफॉर्मेंस रिव्यू। उसमें आपने एक्टिविटीज़ भी करी थी, सेटिंग करना एक्टिविटीज़ इससे पहले वाले में। इसके अंदर परफॉर्मेंस रिव्यू को करना, परफॉर्मेंस मेजर्स करना, रिव्यू करना और फ्यूचर प्लान एंड एक्शन को डिसाइड करना, ये सब चीज़ भी एमबीओ के पार्ट के अंदर आ जाती है। तो ये था आपका आज का टॉपिक एमबीओ विच इज़ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, जो कि आज हमने डिस्कस किया इस वीडियो के अंदर। तो होप सो कि आपका एमबीओ रिलेटेड जो भी डाउट है इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएगा, अच्छे से आपको एमबीओ के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आप इस वीडियो को एक्सेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।